नमस्कार, हमारे इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो देश के लिए बड़ा ही ज्वलनशील है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं बीएल शर्मा प्रेम, जो कि पूर्व सांसद हैं और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है और चर्चा का विषय ये सालों से रहा है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। क्या है ये मुद्दा, कब से ये सामने आया, आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में। ये मुद्दा रात्रि 12 बजे से जब देश खंडित हुआ और उस समय हिंदुस्तान की सभी रियासतें के लिए सरदार पटेल जी ने कहा कि तुमको कहां जाना है, क्या करना है। सबने कहा कि हमको हिंदुस्तान के साथ रहना है, लेकिन किसी कारण से नहीं। वहां एक शेख अब्दुल्ला थे जो पंडित नेहरू के खास मित्रों में से थे और उनको अंदर से कह दिया कि तुम अपने आप स्टेट अलग मांग लो। जब हरि सिंह जी ने उसका विरोध किया तो कठुआ नाम का स्थान है, शुरू में ही पठानकोट के बाद वहां पर रोक लिया गया, किसको, नेहरू को, कि हम नहीं जाने देंगे। तब से दुश्मनी नेहरू जी की बढ़ गई और यहां से मामला विवाद शुरू हो गया। हरि सिंह जी चाहते थे हम स्वतंत्र रहें, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरु जी स्वयं वहां गए। कश्मीर हमारा माथा है, हम लुटा देंगे जवानी, एक क्या लाखों यहीं पर, हम चढ़ा देंगे सुमन देश की नववेदिका पर, जग उठेंगी हड्डियां सोई पड़ी चित्तौड़ रग में, पर ना मां की मांग का सिंदूर लुटने पाएगा। ये कश्मीर हमारी मां का सिंदूर है, ये झुक नहीं सकता किसी भी कीमत के ऊपर। और हरि सिंह जी ने अल्टीमेटली सरदार पटेल के सामने लिख करके दे दिया कि हम एक्सेशन करते हैं। उधर से कबायलियों ने हमला कर दिया 1948 के अंदर। कबायलियों के हमला होते सारी मैं आज सारी दुनिया को बताना चाहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर की स्टेट की मुस्लिम आर्मी थी, वो सब महाराजा हरि सिंह को छोड़कर और जाकर कबायलियों के साथ मिलकर, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। इतना ही नहीं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हम सत्याग्रह करेंगे। ये है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी। बात यहां से बात प्रारंभ होती है, फिर कहा कानूनी बात लगाओ। हमारी सेनाएं, हिंदुस्तान की सेनाएं कैसे वहां उतरे? वहां कोई भी एयरपोर्ट नहीं था। आरएसएस के 2200 कार्यकर्ताओं ने, मैं सियालकोट का रहने वाला हूं, मैं जम्मू में था, हम लोगों ने तैयार करके पहला हवाई जहाज टट्टू ग्राउंड पर उतारा और जब सेना कबायलियों के पीछे लगी, हिंदुस्तान की सेना को बढ़ते हुए को रोक दिया गया, उसको सीज फायर कर दिया गया। तब से ये इस देश के अंदर कश्मीर अलग हो गया। अब लोग बोलते हैं इसका हल क्या है? आप ये याद कर लीजिए, आप किसी को अपीज करके कभी बात नहीं कर सकते। विधानसभा में पास हो गया, धारा 370 लगाओ, स्पेशल दर्जा दे दो, ये हिंदुस्तान का अंग है। आप कभी जाइए श्रीनगर, मैं तो 20 बार गया हूं। श्रीनगर के लोग बोलते हैं आप इंडिया से आए हैं, आप हिंदुस्तान से आए हैं, ये शुरू से 50 साल से बोल रहे हैं। और लोग कहते हैं इसका हल क्या है? बिल्कुल ठीक अभी कहा। उनका कहना है राष्ट्रपति शासन कर दो, सब गाड़ी लाइन पर आ जाएगी। आर्मी के किसी प्रकार के वहां से विड्रॉ करने का प्रश्न ही नहीं होता। मेरा यह मानना है, न गजल से चलती है, न दोहे से चलती है, ये कार्य सल्तनत चलती है तो लोहे से चलती है। अगर हिंदुस्तान को अपना, कश्मीर हमारा अंग है, अटूट अंग है। ये विधान अपने, इसमें लोकसभा के अंदर प्रस्ताव पारित है, उसको एवर्ट करके देखो। मेरा ये कहना है कि ये हिंदुस्तान का अंग है, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा कट मरेगा। पाकिस्तान पीछे शह दे रहा है, ये पत्थर मरवाए जा रहे हैं। हमारे सीआरपी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों के हाथ बांधे हुए हैं। अगर कोई गोली भी चला, खतरा है, मुझे भय है। अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, भिम्बर का इलाका हमारा है। मेरे से सच पूछिए तो अगर जीते रहे तो एक बार 62 जिले जो पाकिस्तान की भी जेल में है, 218 जो हमारे गुरुद्वारे मंदिर हैं, उनको भी वापस लेंगे, तब जाकर के हमको चैन आएगा। कश्मीर की समस्या हल होगी ही होगी।
इसका प्रश्न ही नो, देयर शुड बी नो कंप्रोमाइज विद ऑल दीज पर्सन्स। शर्मा जी, क्या लगता है कि वहां पर जो सेना तैनात है, बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो या भारतीय सेना के जो वहां पे जवान है, क्या उसकी पावर जो है, उसकी ताकत के जो दायरे हैं वो बढ़ाने चाहिए? कंट्री फर्स्ट, एवरीथिंग कम लास्ट। देश से बढ़कर के परमात्मा भी नहीं है। एक बात और कि जो कश्मीर का ये ज्वलनशील मुद्दा है, ये इतना बड़ा मुद्दा है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और भारत कहता है पाकिस्तान का नहीं, ये कश्मीर भारत का हिस्सा है। तो आखिर अब तक इस पर सुलह क्यों नहीं हो पाई? क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां रही? वो गलत नीतियां रही हैं सरकार की। हम शुरू से ही उनके सामने झुकते रहे हैं। जब कश्मीरी पंडित वहां से निकल के आए थे, उसी वक्त झंडा गाड़ देते, कमेराम सभी कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे। मेरा यह कहना है कि दुनिया के अंदर शस्त्र और शास्त्र है और ये समस्या का हल इतना ही है कि हम किसी के सामने ना झुके, सब आपको जीजा जी बोलेंगे। एक बात और कि सरकारी जो नीतियां हैं उनमें कहां कमियां रही, किस तरह से उन नीतियों के कारण चूक रही? सरकार की सबसे नीति है कमी इन द नेम ऑफ माइनॉरिटी। शक्तिशाली को साथ कोई बात नहीं, मतलब कोई शक्तिशाली की संसार के अंदर चलती है, अपने दुर्बल को कोई नहीं मानता और मजबूत रखे अपने। एक एक नहीं हो सकता, सब गाड़ी लाइन पर है। हिंदुस्तान की आर्मी विश्व के नंबर 2 की आर्मी है, लेकिन ठीक है पाकिस्तान उकसा रहा है, फलाना उकसा रहा है, ये उकसा रहा है। पाकिस्तान तो शुरू से उकसा रहा है, उसकी तो इच्छा दिल्ली लेने की है और हमारी इच्छा है एक बार रावलपिंडी तक जाने की। फैसला तो तभी होना है, फैसला वही होना है। लिख लो, आज लगा लो, कल लगा लो। तो चलिए शर्मा जी से बातचीत हमारी इस मुद्दे पर जारी रहेगी। जल्द लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कश्मीर मुद्दे पर हम शर्मा जी से बातचीत कर रहे थे। शर्मा जी, क्या है, किस तरह से या गवर्नर का वहां पर राज्य हो जाए? एक बात और कि जो ये पूरा मुद्दा है, पहले भी हम इसे सुलझा सकते थे, लेकिन अब तक इन्हें नहीं सुलझा, जिसके कारण देश आज भी आतंकवाद का शिकार है। उस बारे में आपसे क्या कहेंगे? आतंकवाद का शिकार का कारण क्या है? देखिए, जिहादी इस्लामिक आतंकवाद वर्ल्ड को धमकाया हुआ है उसने। अब लोग जिहाद क्यों? उन्होंने सारे विश्व को 2 हिस्सों में बांट रखा है। एक है दारुल इस्लाम, दूसरा है दारुल हर्ब। इस असलियत को विश्व का इतिहास ये बतलाता है। केवल एक हिंदुस्तान है, वहां कवि मान गया 712 से लेकर आज तक टक्कर मार करके रह गए। एक हाली हुआ कवि, वो कहता है दीने हजाजी का बेबाक बेड़ा, न जू में अटका न सू में भटका, किए पार जिसने 7 समुंदर, वो आकर दहाने गंगा में डूबा। तो कहना कि आ जाओ, मौका खूब आया है गले सबको लगाने का, अगर तुम भी गले से लग जाओ तो समझो ईद आई है। इस देश को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि मानो। राम और कृष्ण तुम्हारे पूर्वज हैं। जिस दिन ये मदरसों के अंदर मौलवी मुल्ला पढ़ाना शुरू कर देंगे, इस देश का कल्याण हो जाएगा। तो यानी कि साफ है कि जो जिहाद का नाम दे दिया गया है, उसमें उसके कारण ही आज हम इस दौर पर खड़े हैं। साफ है कि एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि देश में कोई ऐसा साल नहीं जाता जब कोई बम धमाका ना जाता होता हो या फिर कोई आतंकी हमला देश पर ना होता हो, चाहे वो किसी भी राज्य के। अगर हाल ही की बात करें तो मुंबई पे इतना बड़ा हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान से फिर भी जो है भारत सरकार बिल्कुल विनम्र एक प्रार्थना सी करिए, हमें वो इंसाफ दे दो जो उसके साथ उस पूरे मामले पर आतंकी जुड़े हुए हैं, हमें उनको देश में लाना है, तो आप हमारा साथ दीजिए। उस बारे में आपसे क्या कहेंगे? बुज़दिली है। 99.9 जिहादी इस्लामिक आतंकवाद के माध्यम से ब्लास्ट। इस्लामिक आतंकवाद नहीं तो क्या है? तो यानी कि साफ है कि ये पूरा मामला अगर देखें तो राजनीतिकरण से जुड़ा हुआ है। आपने कमाल कर दिया।
मुट्ठियां बंद करके रोएंगे। मैं 81 साल का हूं, मैंने पाकिस्तान बनते हुए देखा है। एक बात और कि देश जो आतंकवाद का शिकार होता है, मामला सिर्फ एक ही है, कश्मीर चाहिए पाकिस्तान को। इसके अलावा अगर उसकी उम्मीदें तो बहुत सारी हैं, लेकिन कश्मीर इस वक्त सबसे अहम मुद्दा है और पाकिस्तान को चाहिए कि कश्मीर उसके पास आ जाए और जिसके बाद ये आतंकवाद, क्योंकि पाकिस्तान हर बार आतंकी हमला होता है देश पर और कहता है कि पूरे संसार के सामने, पूरे विश्व के सामने कहता है, यूएनओ के सामने कहता है कि हम पूरी तरह से आतंकवाद का विरोध करते हैं। लेकिन अगर हकीकत देखें, जितने भी हमले हुए वो सारे के सारे उसमें कि कहीं आईएसआई का हाथ है, कहीं पाकिस्तानी सेना का हाथ है, कहीं पाकिस्तान सरकार उसमें किसी ना किसी रूप में इन्वॉल्व है। तो उस समस्या का हल क्या है, किस तरह से भारत सरकार उस समस्या से निपट सकती है ताकि जो बेकसूर लोग हैं देश में रह रहे हैं उनकी जान ना जाए? उनकी निगाह केवल कश्मीर में नहीं है। उन्होंने कॉरिडोर शुरू किया है श्रीनगर से लेकर के असम तक, और असम से बंगाल, मैंने पूर्वी बंगाल जिसको बांग्लादेश आप बोलते हैं, और वहां इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैक्सिमम वहां पर जो मेजॉरिटी लोग हैं वहां से निकालो, माइनॉरिटीज जो है माइनॉरिटीज को निकालो, मेजॉरिटी आप लोग वहां पर आकर तो वो कॉरिडोर आज मेरे पास वो नक्शा नहीं है, मैं आपको दिखाता। आई हैव सर्कुलेटेड टू द प्रेस। उसकी निगाह तो सारे हिंदुस्तान पर है। आपने भी कई बार लोकसभा के, जब आप सदस्य रहे लोकसभा में, आपने भी इस मुद्दे को लेकर काफी बार आवाज उठाई, लेकिन वो आवाज हर बारी दबा दी गई। उसके क्या कारण? बात यह है, मंजिल मिले ना मिले मुझे इसका गम नहीं, मंजिल के जुस्तजू में मेरा कारवा तो है। हम अपनी आवाज को आज तक हमने रोके नहीं, 81 साल की हमारी उम्र है, और अंत तक इस बात को हम कहते रहेंगे, कहते आए हैं, कहते चले जाएंगे। तो चलिए, यानी कि साफ है कि आज सरकार की कुछ ढिलाई है जिसके कारण आज हम इस मोड़ पर खड़े हैं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।